आज के प्रोग्राम में देखिए मुल्क की अहम आसामी के लिए पसंदीदा शख्स का नाम तजवीज, एहतसाबी अमल जारी, JIT में क्या है नई पेशरफ्त, शंघाई समिट, बैरूनी ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने बोलबाला होने पर। टॉप 5 ब्रेकिंग में आपको खुशामदीद। मैं हूं आयशा सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब। आतिफ बाजवा की बतौर स्टेट बैंक गवर्नर तैनाती की खबरें गर्दिश में हैं, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी। हुकूमत कहती है कि अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान नहीं किया गया, कोई डिसीजन नहीं लिया गया और ये डिसीजन जो है वो बजट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। आमिर साहब, जब तक ये मामला आप देख रहे हैं कि अभी हुकूमत ने तरदीद कर दी है, लेकिन ये खबर जो अगर अफवाह थी तो बनी क्यों? अच्छा, एक तो अमूमन बात ये होती नाजरीन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो भी हुकूमती इदारे होते हैं, जो मीडिया में क़यास आराइयाँ चल रही होती हैं उस पर 99% वो लोग जो हैं रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते। अगर सिर्फ क़यास आराई हो, अगर सिर्फ अफवाह हो तो हर अफवाह की तरदीद नहीं होती। तो एक तो ये बात मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उन्होंने आतिफ बाजवा साहब के मामले के ऊपर एक तरदीद की। आतिफ बाजवा सबको पता है कि अल-फलाह बैंक के CEO हैं और काफ़ी अरसे से वो उसकी कहते हैं ना इसकी लीडरशिप पोजीशन के अंदर हैं। और फिर एक ये बाकायदा अफवाह तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ थी चल रही थी कि जी जो 3 नाम है उसमें सरे फहरिस्त जो नाम है वो आतिफ बाजवा साहब का है। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि एक तनकीद का तूफ़ान खड़ा हो गया। उस तनकीद के तूफ़ान के खड़े होने की बड़ी वजह ये थी कि आतिफ बाजवा साहब के मुतालिक ही कहा जा रहा था कि इनकी जो शहरियत है वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रियन है और इसकी वजह से जो है ये इस चीज़ के अहल नहीं बनते कि इस ओहदे को के ऊपर तैनात हो। दूसरी बात ये थी कि जो इनके व्यूज़ हैं जो रहे हैं सिक्योरिटी के मुतालिक और चीज़ों के मुतालिक, उस पर भी लोग ये सवालिया निशान उठा रहे थे कि कहीं ये पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इतनी अहम पोजीशन है स्टेट बैंक के गवर्नर की, सबसे बड़ा रेगुलेटर है हमारी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के अंदर, तो उसके ऊपर चीज़ें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ ना हों। तो पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मतीन हैदर साहब मौजूद हैं, इसमें बोल के नुमाइंदे हैं। हम इनसे पहले पस मंज़र लेते हैं कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस तरह का बयान जारी करने की। जी मतीन। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त इशू ये है कि बैंक दौलत पाकिस्तान का अगला गवर्नर कौन होगा और इस हवाले से एक बहस चल पड़ी है। अशरफ पत्रा साहब 28 अप्रैल 2017 को अपनी 3 साल मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो चुके हैं और अब इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत अपने किसी करीबी शख्स को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाएगी ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वजारत ख़जाना के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाए। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजारत ख़जाना के कंट्रोल में आ गया तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार हैसियत जो मालियाती और मौशी पॉलिसियों के हवाले से थी वो खासी मुतासर होगी। और इस हवाले से कुछ इत्तलात गर्दिश कर रही थी कि बैंक अल-फलाह पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह आतिफ बाजवा को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर लगाया जा रहा है। वजारत ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ एक वज़ाती बयान में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात जो है जो सच बात है कि उनके नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। 3 नाम इस वक्त तक आए हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। एक तो आतिफ बाजवा हैं, दूसरे डॉक्टर वकार मसूद खान हैं जो तकरीबन 1 साल पहले रिटायर हुए हैं बतौर सेक्रेटरी ख़जाना, और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रियाजुद्दीन। ये तीनों नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। शुक्रिया मतीन हैदर साहब, हमें बता रहे थे कि जी 3 नाम जो थे जो सरे फहरिस्त थे उसमें आतिफ बाजवा साहब का नाम जो था सबसे टॉप पर था। और ज़ाहिर में जैसे हम जानते हैं कि अगर कहीं धुआं होता है तो यकीनन आग लगी होती है। जो भी क़यास आराई होती है वो इसलिए नहीं होती कि लोगों के दिल में एकदम अचानक ख्याल आ जाता है कि जी ये नाम ले दिया जाए। यकीनन गौर हो रहा था, हमारे ज़राए भी ये बता रहे थे कि बहुत सीरियस मूव थी आतिफ बाजवा साहब को बतौर स्टेट बैंक गवर्नर तैनात करने की। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इस मामले पर तनकीद हुई तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है लाइन पर जनाब इकराम सहगल साहब। अमूमन ये कहते हैं ना मुल्क के चोटी के दिफाई तजिया कारों में इनका शुमार होता है और इसी हवाले से अमूमन ये टीवी पे अपीयर भी होते हैं। लेकिन आज हम इस स्टोरी पे इसलिए इनको ले रहे हैं कि ये अल-फलाह बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं 2015 तक और जाहिर है कि इनका सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पे नहीं, इनकी माशी मामलात पे भी बहुत गहरी
میری نظر ہے. اکرام صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا عاطف باجوہ صاحب کی ہم بات کر رہے تھے, ان پہ یہ جو تنقید کا طوفان اٹھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنانس منسٹری نے ایک دم بیک ٹریک کیا, ایک وضاحتی بیان جو میں کہتا ہوں انپریسیڈنٹڈ تھا. عموماً لوگ جو ہوتے ہیں کہ وضاحتیں نہیں دیتے اگر افواہ ہوتی ہے تو کس تناظر میں دیکھتے ہیں عاطف باجوہ صاحب پہ اتنی تنقید ہوئی تو کیوں ہوئی؟ دیکھیں میں 1999 سے لے کے 2015 تک بینک الفلاح کا ڈائریکٹر رہا ہوں, اور عاطف باجوہ کو جب سلیکٹ کیا گیا تو میرا اس میں کافی ہاتھ تھا 2011 میں, کیونکہ یہ منجھے ہوئے ایک بینکر تھے اور ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی. جب بورڈ میں آیا تو ان نے بورڈ میں جب یہ پریزیڈنٹ بنے بینک کے تو بہت سی چیزیں ان نے بہت اچھی کی, اور آبویسلی جب ایک بینک ہوتا ہے, بورڈ ہوتی ہے, بورڈ کی کمیٹیز ہوتی ہیں, اس میں اگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو میں ان کو کہتا رہا ہر وقت, اور یہ میں نے بولا کہ بینک الفلاح سے بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں آپ کے آنے کے بعد, کیونکہ آپ نے انسٹیڈ آف ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے آپ نئے لوگ ہائر سیلریز جو ان کے مقابلے میں نہیں, تو نیچرلی وہ ڈس انسینٹیو ہو کے وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ بنا رہا, اور ایسا رہا کہ 300-400 فرسٹ کلاس جو بینک الفلاح کی مین تھی وہ ریٹیل بینکنگ تھی, وہ ہم ریٹیل بینکنگ کی پوری بولتے ہیں نا کہ کمپلیٹ ایک ہنر تھا, ہم سے ضائع ہو گیا, اور سب بینک نے اس کا فائدہ اٹھایا. عسکری بینک نے, سلک بینک نے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے وغیرہ, یہ سب ہمارے لوگ چلے گئے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کچھ لوگ ایسے لائے ان دا مین ٹائم جن کو میں فرینکلی اسپیکنگ کلیئر بولتا ہوں کہ نہ ان کی کیپبلٹی تھی, بٹ بڑے ہائی سیلریز پہ تھے, اور ان کی اپنی ٹیم تھی. یہ اپنی ٹیم کو کیری کیا تھا ان نے پہلے ایم سی بی میں, اور ایم سی بی کے بعد سنہری بینک میں, اور سنہری بینک سے پھر گریجولی اپنی ٹیم کو پوری یہاں پر لے آئے. اس کے بعد ایک وقت آیا جب تھوڑی زیادہ کچھ ایسی باتیں ہوئی چیف کمیٹی میں جو میں ایز اے بورڈ ممبر میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں ان پبلک, بٹ لیٹ اس سے کہ جی میں ان سے بہت سی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا تھا. اچھا ہی ہوا کہ ایک ٹائم آیا کہ ٹیکنیکل بیسس پر, کیونکہ میں نے 2 ٹرمز کر لیا تھا, میری ٹرم ختم ہو گئی تھی, میں ہو کے آ گیا. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ منجھے ہوئے بینکر ضرور ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں. ہاں, اس میں ضرور ایک بات تھی کہ ان کی جو نیشنلٹی تھی اس کے اوپر بات کبھی کبھی آتی تھی, تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایز پرائیویٹ بینکنگ میں یہ کوئی بات بہت زیادہ ہے. لیکن جب یہ پی آئی کے بورڈ پر گئے اور اس وقت تھوڑی سی مجھے تشویش ضرور ہوئی کہ کیونکہ ایک فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے جو جس کے اندر اسٹیٹ بینک کافی اداروں سے لیتا ہے, تو مجھے کوئی شک ہوا کہ کس طرح ہوا کہ یہ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کے بعد پی آئی کے بورڈ پر چلے گئے. کیونکہ پی آئی کے بورڈ بڑی کلیئر ہے, پی آئی کے بورڈ ایکچولی اگر جو پروفیشنل ہو تو وہ آ جاتا ہے, لیکن نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس طرح. یہ بتائیے جو آپ نے نیشنلٹی کی بات کی, یہ کیا افواہ تھی کہ یہ کیا لوگ دوہری شہریت رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی دوہری شہریت ہے پاکستانی, ان کے ساتھ کیا ایشو ہے کہ اگر ان کی ہے بھی تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے وہ نہیں بات ہے, یہ ہے کہ آسٹریا جو ہے جی وہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں پرمٹ کرتی ہے ایکسیپٹ ان ویری ایکسیپشنل سرکمسٹانس. ان کی وائف جو ہے وہ آسٹرین نیشنل ہے, تو نیچرلی ان کے بچے بھی, 2 بیٹیاں بھی ان کی آسٹرین نیشنل ہے, اور خود یہ آسٹرین نیشنل ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر بڑے لوگ ڈفرنٹ نیشنلٹیز ہیں. تو ایسا شخص کیا اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہو سکتا آپ کے خیال میں؟ یہ گو کہ تردید آ گئی اب تو خیر فائنانس منسٹری کی. جی وہ تو جی دیکھیں نا, وہ تو اس میں تو کوئی دو بات نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ تو اسٹیٹ بینک کی ایک سپریم کورٹ کی رولنگ ہے ڈوئل نیشنلٹی پر, کرٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اوپر نہیں ہونا چاہتے. نیچرلی اسٹیٹ بینک یہ وضاحت کر دیں کہ یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے کیا؟ پاکستانی نیشنلٹی نے ودرا کی ہے کیا؟ نہیں, دیکھیں یہ پاکستان نیشنل ضرور ہیں, یہ بات غلط ہے کہ پاکستان نیشنل نہیں ہے. پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں انہوں نے ویور ضرور لیا ہوگا آسٹرین گورنمنٹ سے, کیونکہ آسٹرین گورنمنٹ ایسے الاؤ نہیں کرتی ہے ڈوئل نیشنلٹی. تو ویور لیا ہوگا, تو ویور اگر لیا ہے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے. لیکن جب یہ آ جاتی ہے, اگر کہ پی آئی آ جائے یا اسٹیٹ بینک آ جائے, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور
मैं समझता हूँ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी ना रहे जिसकी आप नेशनलिटी, जिसकी आप उस पर बोलते हैं ना कि पैट्रियोटिज्म पर किसी को आपकी कोई हो। इकराम साहब वेरी मच कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया। मैं सिर्फ ये करूंगा लगाई साहब कि सिर्फ मैं एक चीज़ पे फिर मैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है कि ये जो नवाज शरीफ हुकूमत का मसला है कि हर जगह पर अपना आदमी लेकर आते हैं और हमने देखा है कि हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। आमिर साहब मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये महज इकराम सहगल साहब का मसला नहीं है। आप देखें जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं फाइनेंस के सेनेट में सलीम मांडवी वाला, उन्होंने भी शदीद रिजर्वेशन जाहिर की हैं कि अगर इनका नॉमिनेशन होता है या इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट बैंक गवर्नर तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस दी हैं। मैं वही हाल में सीरियस रिजर्वेशंस हैं, उनको भी जरूर मौका मिलना चाहिए। उनकी बात सुनेंगे हम इंशाल्लाह आगे कभी। हम आगे इस इशू पे बात करेंगे और यही देखिए तनकीद थी कि जिसकी वजह से हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जो खतरनाक बात हमारे रिपोर्टर मतीन हैदर भी कह रहे थे कि हुकूमत हर जगह पे मुतनाज़ा और कमजोर लोगों को अपॉइंट कर रही है की इंस्टीट्यूशन पे। रेगुलेटर के ऊपर अगर आप करते हैं इस तरह के लोगों को, इसका मतलब है वो किसके अंगूठे के नीचे आ जाएगा? वो सेक्रेटरी फाइनेंस के। हाँ, सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो स्टेट और जो बाकी दो नाम है गवर्नर स्टेट बैंक के बॉस बन जाएंगे। और वो बॉस बनने के बाद जो है जो कुछ कहा जाएगा मिनिस्ट्री फाइनेंस के लिए अभी मतीन हैदर ने, जिसमें इनका नाम है रियाजुद्दीन रियाज साहब को जो एक्टिंग गवर्नर है, और वो जो है पुराने जो मसूद साहब हैं जो कि रिटायर हो गए हैं, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनको बड़ी आराम से डार साहब जो उनकी बाजू मरोड़ सकते हैं। जी आमिर साहब अब बढ़ना है। मैं अपनी नेक्स्ट आज 5वीं बार हुसैन नवाज जीआईटी के सामने पेश हुए, उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए जो है ना कार्रवाई। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि जो है सबूत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शकूक व शुबहात पर कहीं कोई अदालत, कोई हुकूमत किसी के खिलाफ शकूक व शुबहात के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। जी लगाई साहब, उन्होंने कहा कि शक व शुबहात की बुनियाद पे अदालत को एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप ये देखिए जब फैसला आया तो 3 जजेस ने कहा कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, 2 ने तो कहा ना अहल होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। किन शक व शुबहात की बात करते हैं हुसैन नवाज साहब? शक व शुबहात से मामला अगर बढ़ा हुआ ना होता तो अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना होता। सुप्रीम कोर्ट इनको उसी दिन इक्वेट कर चुकी होती जब फैसला आया था। फैसले में 2 जज साहिबान जो हैं वो उन्हें जो है नाअहल करार दे चुके हैं, और उसमें सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 भी चीफ जस्टिस हैं। अब जब वो ये जाएंगे चीफ जस्टिस साहब तो उनकी जगह पर वो आएंगे जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, वो उन्हें नाअहल करार दे चुके हैं, और एक और जज भी उन्हें नाअहल करार दे चुके हैं। और 3 जजेस जो हैं वो उन्होंने कहा है कि मजीद इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और उन्होंने बाकायदा एक टाइम फ्रेम भी दिया और कुछ क्वेश्चन भी दिए जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आमिर साहब, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन को अबहाम में डाला जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवालात खड़े किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को जो है वो नाजायज कहा जा रहा है, और उसको एक ऐसा पहली दफ़ा ऐसा है कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, और गवर्नमेंट के इदारों की क्या हो सकता है कि वो जो हैं पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के फैमिली को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्या वो इलीगलिटी कर सकते हैं, गैर कानूनी काम कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हुसैन नवाज साहब जो हैं वो आला अदलिया को उसका काम ना बताएं। आला अदलिया को पता है कि उसे क्या करना है। हुसैन नवाज साहब ये जो फरमा रहे हैं कि जी यूं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये उनका मनसब नहीं, उनका काम नहीं है। ये तौहीन अदालत के उसमें जुमरे में ये बात आती है कि अगर आप ये कहें कि जी आपको यूं करना चाहिए, आप कौन होते हैं कहने वाले कि अदालत को यूं करना चाहिए? अदालत को पता है कि उसे क्या करना है, और उसको पता है इसीलिए ये जीआईटी बनी है। तो हम ये देखते हैं, लगाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जानबूझकर हुकूमत एक साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत जो है वो चाहती है कि जीआईटी मुतनाज़ा बने। सिर्फ इतना नहीं कहते कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो और भी बहुत कुछ कहते हैं। हम सुनते हैं राना सलाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा। हुसैन नवाज साहब को आज 5वीं मरतबा जो है वो तलब किया गया है, और अगर उनका टोटल जो है वो आप पीरियड बनाएं तो कम से कम मेरा ख्याल है कोई 60-70 घंटे तो उनकी जो है वो इंटेरोगेशन जो है वो बनती है। इससे तो बेहतर है कि हुसैन नवाज साहब को जो है वो जीआईटी का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें और उधर ही रख लें उनको, और फिर जो है वो उनके साथ बैठ के जो है ये इंक्वायरी करते रहें। अब देखें ये है तरीक़ाकार कि आप कह रहे हैं कि 60-70 अगर रोज़ाना
جو ہے وہ 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے انویسٹیگیشن ہو تب جا کر یہ ان کا جو بتایا گیا ہے 60-70 کے گھنٹے جا کر بنتے ہیں. دیکھیے گھنٹے چاہے 100 ہوں، میں کہہ رہا ہوں گھنٹے 160 ہوں، گھنٹے 260 ہوں. بات یہ کہ جی آئی ٹی کو ضرورت ہے تو بلائیں گے. اگر وہ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں یا انٹیروگیٹ تو نہیں کر رہے ان سے رہے، ٹھیک ہے نا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میں بھی تحقیقات ہو رہی ہے، تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی. یہ جو مسلم لیگ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے، اس سے پہلے نہال ہاشمی اپنا بھجن گا کے چلے گئے، اس کا مقصد یہی تھا کہ عدالت کے اوپر وہ تنقید کریں، جی آئی ٹی کو متنازع بنے. اور یہ جو بات انہوں نے بڑی خطرناک کہی ہے رانا ثناء اللہ نے، کہ کہیں ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہاں رکھ لیں اپنے پاس، تو پتہ نہیں کہاں رکھ لیں. تو میرے خیال میں سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہیے. وزیر ہیں آپ جو ہے صوبائی وزیر ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑا رہنما اور مسلم لیگ کے بہت بڑے آپ مطلب ہے کرتے دھرتاؤں میں ہیں، تو ہر لفظ تول کے بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں. بعض اوقات کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ میاں کب آپ کی بات کو سچا کرتے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی آئی ٹی وزیر اعظم کے لیے ایک کویسچنر بنا رہی ہے جو 14 نکات پر مشتمل ہوگا. پھر وزیر اعظم کو طلب کیا جائے گا، اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے یا اس سلسلے میں بھی غور کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ جو ہیں وہ تو بار بار پیشی سے اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، وقت لے رہے ہیں. تو ہمیں بھائی صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوگا اور اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عائشہ صدیقی، نذیر لغاری اور عامر ضیاء کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.